नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पांडव नगर हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और 5 जून को अंजन दास की हत्या हुई थी। मां बेटे ने हत्या की थी, पिता की हत्या के बाद शव के 22 टुकड़े किए और पांडव नगर में श्रद्धा मर्डर केस जैसा एक और केस अब सामने है। दिल्ली के पांडव नगर का ये केस सबको डराने वाला, बौखला देने वाला केस है। महिला ने बेटे के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर दी और हत्या के बाद शव के 22 टुकड़े कर दिए, जिनको फ्रिज में रखा गया। रात के वक्त मां और बेटा शव के टुकड़े फेंकने जाते थे। पूरी घटना इसी दौरान सीसीटीवी में कैद हुई। हत्या की यह वारदात करीब 6 महीने पहले जून की बताई जा रही है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। तो दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी एक और घटना और एक बार फिर से सब डरे हुए हैं। और इसी पर हमारे सहयोगी गणेश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गणेश, आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या कुछ ताजा जानकारी और अपडेट्स आपके पास और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इस केस से रिगार्डिंग? और कब से आपने उनको नहीं देखा? अमृता, इस समय मैं ग्राउंड जीरो पर हूँ। त्रिलोकपुरी में वो घर है जहाँ पर अंजन दास और उनकी पत्नी और बेटे रहा करते थे। और कैमरा सहयोगी कपिल सोलंकी आपको तस्वीर दिखा रहे होंगे। वो देखिए, पूरे मकान है और यहाँ पर जो बताया जा रहा है पिछले करीब कई वर्षों से यहाँ पर वो रहते थे। लेकिन जिस तरीके से जो पता चली बातें कि आपस में यहाँ पर इनकी झगड़ा हुआ करती थी और झगड़ा के किस तरीके से पूरे तरीके से बातें हुई और ये जो पूरा मामला है अभी श्रद्धा जो मर्डर केस था वो पूरी तरीके से अभी उसके राज खुले नहीं थे और एक पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना पूर्वी दिल्ली से घटना सामने पर आई हमारे पास। और जो मकान मालिक है हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहेंगे, कब से वो यहाँ पर रह रहे थे, क्या हो रही थी बातें, किस तरीके से वो पूरी कब यहाँ पर किराए पर आए थे वो। क्योंकि जो पूरी घटना है पूरी तरीके से दिल दहला देने वाली घटना है। क्योंकि पूरे इलाके में जिस तरीके से आज ये पता चला उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे, लक्ष्मी जी, कब से यहाँ पर वो रहते थे अंजन दास? कब से रहते थे? उनको 5 साल हो गए, 6ठी साल लग रही है। हाँ। तो क्या था पूरा, कब पता चला आप लोगों को, किस तरीके से? क्या ये अभी लगा, हमें तो कोई ऐसा पता ही नहीं है कुछ भी कि ऐसे भी होगा। हमें नहीं, लड़ाई झगड़ा तो सबके ही होता, किसके नहीं होता घर में। हमने कहा ऐसे मत लड़ो मेरे घर में आके आप। कभी आपने बोला था? क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हो कि आपको पता था लड़ाई झगड़ा होता था। नहीं बोला हमने, नीचे भी बोला, आदमी को भी बोला, जब तो आदमी था उसका। मैं बेटा तुम्हारे अपने झगड़ा मत करो, काम करो, आराम से, पी के क्यों आते हो, बस यही। अंजन दास के कितने बच्चे थे? किस तरीके से कोई बातें होती थी आप लोगों? बच्चे अच्छे को मुझे नहीं पता सर। क्योंकि जिस तरीके से अभी पता चल रहा है उनका लड़का भी था दीपक, वो भी पकड़ा गया। हाँ, वही पता है बस उन्हीं बच्चों का। अच्छा, आखिरी बार आप लोगों को कब देखा था अंजन दास को? 8-9 महीने से ज्यादा हो गए मेरे को तो। कह रही मैंने कहा तुम्हारा घर वाला कहाँ गया? अच्छा, एक चीज ये बताइए, जिस तरीके से शव को उन्होंने टुकड़े में काटा, बदबू नहीं आई? क्योंकि ऊपर ही आपके मकान है। नहीं, हमको तो नहीं आई सर, बिल्कुल भी नहीं आई। आते तो हम कुछ तो जाते देखते, हमें पता ही नहीं है ये इतना बड़ा भी कांड करेगा और करेंगे ये माँ बेटे। देखो हम रखते ही क्यों? हाँ, लड़ाई झगड़ा जरूर होता था, देखो झूठ नहीं बोल रही मैं। भाई लड़ो मत मेरे घर में, आराम से रहो, और नहीं रह रहे तो तुम खाली कर दो मेरा मकान। कब से झगड़े की शुरुआत हो गई? तो कुछ पता चला होगा कि बातें हुई होगी, क्योंकि इस बड़े बुजुर्ग हैं, कब कुछ पता चला? नहीं, लड़ाई तो उनकी होती थी, जब मर्जी होती थी, जब मर्जी हो जाती। प्यार से भी रहते थे, खूब प्यार से खाना बजाना, बाजार से लाना। और जब वो पी ले तो बताया, वो कहती है पीता है। यानी उनकी पत्नी का कहना है कि अंजन दास नशे करते थे। हाँ, नशे का ही बोलती थी, पीता तो था। काम क्या करते थे अंजन दास, कुछ पता चला? नहीं, ये मुझे नहीं पता सर, देखो जो बात है। अच्छा, उनकी पत्नी क्या काम करती थी? ये भी नहीं पता, वो जाती थी काम पे। मैं कहाँ काम कर रही, काम करती हूँ रात का बस। कब जाती थी? रात को जाती थी वो काम करने। ये नहीं पता कहाँ करती सर, मुझे नहीं पता। क्योंकि आपने पूछा नहीं क्योंकि रात को जा रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, क्या काम? ये तो कहा था मैंने, इतनी रात में काम करती। कह रही रात की ड्यूटी है मेरी, चौकीदार की, पता नहीं किसकी बता रही थी। कहाँ पे करती थी ये नहीं पता? ये नहीं पता। अच्छा, जब आपने किराए पे दिया, क्योंकि किराए पे मकान दे रहे तो पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह कुछ कराया था? हाँ, कराया था जी, कराया था, है कागज मेरे पास। फिर हमने कहा भाई ठीक है, हमने उससे 2.5 लाख रुपए लिया था, पगड़ी पे दिया था, हमारी परेशानी थी। तो हमने कहा तेरे को ये दे देंगे, हम खाली कर देना जी। कही ठीक है अम्मा। अब ये तो देखा ना, पता ही नहीं हमको ये क्या हुआ, बस यही बात। ठीक है, तो जिस तरीके से पूरा यहाँ पे पूरा दिल दहला देने वाली घटना सामने है, देखिए पूरी तरीके से जो बिल्कुल। देखिए गणेश, आप बने रहिए, तस्वीरें लगातार हम आपके कैमरे से देख रहे हैं।
आपके पास लौटेंगे। और अब ये पूरी वारदात क्या है ये भी आपको पीढ़ी दर पीढ़ी बता देते हैं, एक परत दर परत इस केस को खोलकर आपके सामने रखेंगे। जो कुछ भी जानकारी इसकी सामने आ रही है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली के पांडव नगर में क्या हुआ है, श्रद्धा जैसी एक और वारदात यहां पर सामने आई है और हत्या से सनसनी फैल गई है, क्योंकि एक और ऐसा केस जहां टुकड़े कर दिए जाते हैं शव के, फ्रिज में उनको रख दिया जाता है। हत्या के बाद शव के 22 टुकड़े किए गए। अंजन दास के शव के उन्हीं के परिवार वालों ने, उन्हीं की पत्नी ने, उन्हीं के बेटे ने 22 टुकड़े किए हैं और एक एक कर शव के तमाम इन टुकड़ों को बाहर ले जाया जा रहा था। पूर्वी दिल्ली में इन तमाम टुकड़ों को फेंका जाता था, या रात के वक्त या उस वक्त जब बिजली नहीं होती थी। तो ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है और शव के टुकड़े पूर्वी दिल्ली में फेंके जाते थे। और इसी प्रोसेस के दौरान ये पूरी घटना जो है वो सामने आई, जब सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। सीसीटीवी में शव फेंकने की वो तस्वीर कैद हुई है जो भारत 24 लगातार आपको दिखा रहा है। और इन्हीं तस्वीरों के आधार पर और इन्हीं बैग्स के आधार पर इन आरोपियों तक पहुंच सकी पुलिस। जून में इस कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया था। मां और बेटे पर अंजन दास की हत्या के आरोप हैं। मां और बेटे ने मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया और पिता अंजन दास के अवैध संबंधों से भी बेटा परेशान था। यह भी एक एंगल है जो इस पूरे केस में निकलकर सामने आ रहा है। एक एंगल नशे का भी इस पूरे केस में सामने आ रहा है। नशे की गोली खिलाकर पिता की हत्या की गई। पहले उन्हें नशा दिया गया और उसके बाद इस हत्या की घटना को, इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। हत्यारे मां बेटे ने जून में इस घटना को अंजाम दिया था। तो पांडव नगर में अब तक का, दिल्ली पांडव नगर में यह पूरा हत्या केस, शव के टुकड़े किए गए, उस शव को ठिकाने लगाया गया, 22 टुकड़ों में काटा गया अपने ही परिवार के सदस्य के बॉडी को। उसके बाद उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा गया। फ्रिज में काफी दिनों तक उसको संभाल कर रखा गया ताकि आस पड़ोस को शक ना हो। पूर्वी दिल्ली में फेंका गया। तो ये तमाम वो सवाल हैं जो इस पूरे केस में लगातार उठ रहे थे। गणेश पाठक हमारे सहयोगी लगातार इस पूरे केस पर नजर बनाए हुए हैं। उसी मोहल्ले में, उसी घर के बाहर इस वक्त गणेश मौजूद हैं। वो घर जो सीन ऑफ क्राइम है, वो घर जहां पर हत्या की गई, वो घर जो आज ये सवाल कर रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। गणेश लगातार बात करें वहां आसपास लोगों से। गणेश, कभी कुछ ऐसा माँ बेटे के व्यवहार से लगा, कोई ऐसी चिंता उनके, कोई शिकन माथे पर दिखी कभी कि नहीं? सर हम तो अपना काम करते थे। आप लोग यहाँ रह रहे हो आपस में, क्योंकि जब कोई गणेश, आवाज मिल रही है आपको? गणेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी अमृता, आवाज आ रही है? अमृता, आवाज आ रही है? बिल्कुल गणेश, आपसे मैं यही समझना चाहूंगी, माँ बेटे के माथे पर कभी कोई शिकन नजर आई, पड़ोसियों को व्यवहार में कोई तब्दीली नजर आई? कब तक फ्रिज में इस शव को स्टोर करके रखा गया? अपने ही परिवार का जीव हो और इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाए और इतने घिनौने तरीके से ये खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया। कभी कोई ऐसा व्यवहार में तब्दीली, पड़ोसियों को कभी कोई शक और शुबा, कोई इस तरह की स्थिति परिस्थिति सामने आई? मैं इनके जो मकान मालिक है उन्हीं से बात करता हूँ। कभी इनके व्यवहार में कुछ तरीके से परिवर्तन आया? कभी कुछ चेहरे पे लगा कि आपस में कुछ बातें हुई हैं या कुछ ऐसा लगता था? नहीं सर, मेरे को तो नहीं लगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा सर। ऐसा लगता तो मैं कहती क्या बात है, मैंने तो लगा ही नहीं। खड़ी नहीं होती थी वो, किसी से बातचीत नहीं? नहीं नहीं नहीं, शुरू से ही नहीं करती है वो। वहाँ कहीं पहले रहती होगी, वहाँ भी नहीं करती। अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है तो एक दूसरे के चेहरे पे तनाव देखने को मिलेगा। अगर कुछ वैसा खुशी का माहौल तो खुशी देखने को नहीं, मिलेगा। हमको तो लगा ही नहीं सर, लगा ही नहीं। वो बोलती नहीं है, आई सब्जी लेके आई चुप चढ़ जाना, फल वल लेके आई चढ़ जाना, बस। मेरे से भी नहीं करती, मैं चुप रह। मैं क्यों बोलूं ज्यादा, मेरे को क्या लेना? क्योंकि आप कह रहे हो ना पगड़ी पे दे रखा था, पैसे 2.5 लाख पे दे रखा था, तो पैसे की बात तो होती होगी ना कि थी। मैंने कहा बेटा तुम अगले महीने खाली कर देना, अब बोला था मैंने, हम तुम्हारा कमेटी उठा के दे देंगे। ठीक है। अच्छा मैम, एक चीज ये बताइए, क्या कभी चेहरे पे कुछ शिकन वगैरह आती थी, देखने को मिलता? क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो गई। नहीं जी, बोलना चालना ही नहीं था, बोलना चालना भी नहीं था, ऐसे ही लगते थे कि सीधे। गणेश, अंजन दास जब एकदम से गायब होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या मोहल्ले वालों ने सवाल नहीं किए, कभी पूछा नहीं कि अंजन दास कहाँ हैं? उस सवाल का जवाब क्या होता था? क्या कुछ उस बारे में परिवार
कहता था, या पड़ोसी क्या पूछते थे, रिश्तेदार क्या पूछते थे? क्या अंजन दास के बारे में जून से अब तक कभी कोई बात ही नहीं हुई, किसी ने पूछा ही नहीं? जी देखिए, एक चीज़ ये बताइए, कोई अगर रहता है और दिखाई ना पड़े तो सवाल उठता है ना कि जो आदमी यहाँ रहता था कहाँ गया? सर ये मालूम नहीं, यहाँ पे तो रहते हैं लेकिन अब ऊपर रहते हैं सर, ये तो नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। क्योंकि मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई गली में है, अगर वो दिखे ना तो सवाल उठने लगता है कि आदमी कहाँ रह रहे हैं। लेकिन जान पहचान तब तो उससे बोले, जब किसी जान पहचाने तो 6 साल से कोई रह रहा है तो आपस में बातचीत तो होने लगती है ना। बात किसी से नहीं होती यहाँ पे कोई किसी से मतलब नहीं रखता इतना। वैसे जो पहले जानने वाले उनसे रखते हैं, लेकिन जो ऊपर रहते हैं किसी से कोई मतलब नहीं है। किसी से अंजन दास भी बात नहीं करते, यानी कि आपके लोग क्या कहना है कि परिवार के कोई सदस्य किसी से बात नहीं करता? नहीं, यहाँ पे कोई अब मतलब जो जानता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन बाकी नहीं करता कोई भी यहाँ पे। जैसे कोई नया कर रहा था, कोई उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तो ये तो पता होगा ना कि क्या काम करते थे, क्योंकि अमूमन गली मोहल्ले में तो लोगों को पता चलता है ना, इस गली में घर में ये लड़का ये काम करता है, ये आदमी ये करता है। नहीं सर, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता सर, क्या काम करता है क्या नहीं करता। अच्छा, तो ये कब से गायब है? कुछ तो आप रह रहे हैं और आप नहीं दिखेंगे तो गली वाले पूछेंगे ना आदमी ये गया कहाँ? सर वहाँ ऊपर रहता है, ऊपर से पता नहीं पड़ता ना रह रहा है या नहीं रह रहा है, कब जाता है कब नहीं जाता है। ठीक है, कुछ और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, ये अंजन दास जी कब से जो गायब थे तो कुछ पता नहीं चला कि अब दिख नहीं रहे, गए कहाँ अंजन दास? हमने कहा था, पता ही नहीं लगा हमें, तो मैंने कहा रही वो कहाँ गए थे, गाँव गया। गाँव कहाँ था इनका? मेरे को नहीं पता। गाँव तो कितने दिन से गायब चल रहे थे? 8-9 महीने बोल तो दिया, कितनी बार बोलूं सर आपसे, 8-9 महीने। तो मन में सवाल आया होगा ना कि 8-9 महीने से गया कहाँ, फिर अभी अचानक 2 दिन पहले आपका लड़का दिखा। लड़ाई झगड़ा हो रहा तो हमने समझ के गया होगा गाँव। लड़के को आखिरी बार कब देखा? लड़के तो मैंने काफी दिन अभी देखा था, मैंने 15 दिन पहले ही देखा था, वो जा रहा था उतर के, पर बोलता रात नहीं को था। जब शव ठिकाने लगाने के लिए जाते थे परिवार का कोई गणेश, तब उस वक्त भी क्या कभी किसी की नजर नहीं पड़ी, किसी पड़ोसी ने नहीं देखा? अच्छा, एक चीज बताओ, जब घर से निकलते होंगे और क्योंकि शव को लेके जाते थे, फेंकते थे, तो उस टाइम भी किसी की निगाह पड़ी? हमको पता ही नहीं है सर, हमको तो बिल्कुल ही नहीं पता। सर्दी का टाइम में सब अंदर सोते हम। नहीं, सर्दी का टाइम तो अब शुरू हुआ ना, मई जून का महीना था। ओ पता नहीं सर, नहीं पता सर, हमें नहीं पता। भनक तक नहीं लग पाई? नहीं। घर से बदबू भी नहीं आई क्योंकि आपके ऊपर ही रहता था ना? हाँ, बदबू नहीं, कुछ ही नहीं, हमें भनक ही नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। घर कमरा तो उसका आपके ऊपर कमरे के था ना? हाँ, बेशक हो, फिर मुझे क्या कमरे से लेना, मैं जाती नहीं। मालिक थे? हाँ, तो मैं जाती आती नहीं थी, मेरा क्या मैटर, वो ऊपर रहती है, मैं नीचे रहती हूँ, मेरा क्या मैटर है? नीचे आती जाती दुआ सलाम करती अपने चल देती, हमारा इतना मैटर नहीं रखते हम ऐसे। ठीक है, तो देखा कि किस तरीके से जो है कि किसी को नहीं पता चलता था कि कब वो आ रहे हैं कब जा रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें हैं, ज़रा सा भी किसी को भनक नहीं देते थे। और आज जिस तरीके से जो पूरी घटना पता चली लोगों को, सब लोग यहाँ पर पूरी तरीके से दहशत में और कह रहे हैं कि पता नहीं था कि अगर इस तरीके से, जो मकान मालिक को आपने सुना कि वो कह रहे अगर इस तरीके से वो व्यक्ति होते तो हम उन्हें अपना जो घर है किराए पर वो भी नहीं देते। जी अमृता। गणेश, एक सवाल और बहुत अहम है क्योंकि नशे का बार बार जिक्र हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि अंजन दास जो है वो नशे के आदी थे, इसी वजह से घर पे झगड़ा भी हुआ करता था। तो इस तरह का कभी कोई व्यवहार या कोई बदसलूकी किसी पड़ोसी के साथ या मोहल्ले में कोई तमाशा, कोई इस तरह की शिकायत पड़ोसियों को भी थी क्यों? क्योंकि परिवार की एक बड़ी शिकायत ये है कि नशे के आदी थे। जिस तरह से अभी जो मकान मालकिन है वो भी जिक्र कर रही थी कि उनसे भी कई बार उनकी पत्नी ने जिक्र किया नशे के आदी हैं वो। अमृता, मैं फिर से मकान मालिक से ही बात करने की कोशिश करूँ। क्या जिस तरीके से, क्योंकि जैसे आपस में परिवार में कहला होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, तो क्या गली मोहल्ले में किसी से कोई लड़ाई झगड़े हुई या कोई बातचीत होती थी, क्या कुछ? दर्ज हुआ, इसमें काफ़ी जद्दोजहद हुई। पहले तो ये बॉडी को आइडेंटिफाई करने की, यूआईडी भी बॉडी थी, उसमें ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाई थी। इसी कारण इस केस में कोई ब्रेक थ्रू मिल नहीं रहा था। तो उसी कारण, क्योंकि काफ़ी वो था, ग्रुसम मर्डर लग रहा था कि बॉडी पार्ट्स हुए हैं, उस कारण हमारी कई टीम्स उस पर काम कर रही थी। इसमें फाइनली हमारी न्यू दिल्ली रेंज की टीम एसीपी उमेश भरद्वाज और इंस्पेक्टर राकेश के अंडर इनका ब्रेक थ्रू हुआ जब ये बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। इसमें बेसिकली इन्होंने काफ़ी जगह से उसमें फुटेजेस रिलीज़ हुई थी और उसके हिसाब से इन्होंने टेक्निकली एनालिसिस किए और उसके साथ साथ डोर टू डोर वेरिफिकेशन की। तो जब काफ़ी डोर टू डोर वेरिफिकेशन की तो एक बारी कुछ उसमें काम की बात नहीं निकल पाई, बट
इन्होंने हिम्मत ना हारते हुए फिर उसको आगे बढ़ाया और फाइनली ये ज़ीरो इन कर पाए कि जो सस्पेक्टेड डिसीज्ड आदमी है अंजन दास हो सकता है। तो वो अंजन दास का जब फिजिकली इन्होंने और चेक किया तो पता लगा कि ये वहाँ पे 5-6 दिन से मिसिंग है, 5-6 महीने से मिसिंग है और थाने में कोई मिसिंग दर्ज भी नहीं है, जिससे और सस्पिशियस लगा कि इसके घर वालों ने मिसिंग भी नहीं दर्ज कराई है। और जो सस्पेक्ट इसके मर्डर लगे जो लेडी पूनम थी वो सस्पेक्ट निकली और उसका फिर इससे रिलेशन भी था, तो उस बेस पे हमने ज़ीरो इन किया वो लेडी पे और फिर उसका बेटा दीपक, क्योंकि फुटेज में दोनों माँ बेटा दिख रहे थे। तो उस बेस पे जब हमने इनको जाके इंटेरोगेट किया, इनको चेक किया, ट्रेस किया, तो इन्होंने कन्फेस किया कि इन्होंने क्राइम किया है और उसी बेस पे ये मर्डर खुला है। तो इसमें जो इनसे अभी हमें एक तो इन्होंने जो कपड़े पहने हुए थे वारदात जब ये फुटेज में दिख रहे थे वो इनसे हमारे को रिकवर हो गए हैं और उसके साथ साथ जो मोबाइल था डिसीज्ड का वो भी रिकवर हो गया है। इसकी इन्होंने बताया कि जो लेडी है ये पूनम, ये इसकी 2017 में इससे शादी हुई थी, 2011 से एक साथ रह रहे थे, 16 में जो इसका हस्बैंड था कल्लू उसकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इसने 2017 में उससे शादी कर ली थी। तो जो दीपक लड़का है वो कल्लू का बेटा है और उसके साथ एक बेटी भी थी। तो दीपक की शादी हो गई थी, फिर वो अलग रहने लग गया था। ये जो आदमी था इसकी शादी गांव में बिहार में भी हो रखी थी, इसके 8 बच्चे थे। तो ये क्या करता था, पूनम के शुरू में जेवरात वगैरह इसने बेच के वहाँ घर में पैसे भेज दिए थे और अभी भी कुछ कमाई के साधन ज़्यादा नहीं कर रहा था और वो उसी पे डिपेंडेंट था। तो इनके आपस में झगड़े होते रहते थे, तो उसी बेस पे इनके झगड़े रहते थे और फिर पूनम को ये था कि ये उसकी बहू और बेटी पे गलत नज़र भी रखता है। तो उस बेस पे इसकी और इसकी दीपक की बात हुई आपस में कि इसको मारने की बात हुई मार्च अप्रैल के आसपास। तो इन्होंने उसी हिसाब से तैयारी रखी। तो 30 मई को इसको पूनम के घर में इन्होंने इनको शराब पिलाई, उसमें नींद की दवाई डाल दी थी। थोड़ा जब वो डिजी हुआ उसके बाद उसने गला काट दिया और बाद में बॉडी छोड़ दी पूरा दिन घर में। अगले दिन जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन आउट हो गया फिर उसके टुकड़े किए इन्होंने। अभी तक जो लग रहा है करीबन 10 टुकड़े किए हैं, उसके बाकी तफ्तीश के दौरान और पता लगेगा। तो फिर इन्होंने 2 दिन 31 और 1 जून के आसपास में वो सब अलग अलग जगह डिस्पोज कर दिए गए। उनमें से जैसा कि बताया कि अभी 6 तो मिल चुके हैं, बाकी 4 की अभी तलाश जारी है। जैसा डीसीपी 30 मई जैसा डीसीपी अमित ने बताया कि बहुत मशक्क़त हुई है इस केस में, बहुत मेहनत हुई है और जो बहुत सारी टीमें इसमें पहले लगी हुई थी उनको कोई सुराग नहीं मिल पाया था। और एक हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस जो श्री संजय अरोड़ा जी हैं, उनका आदेश भी था कि जो केसेस डिस्ट्रिक्ट में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हमारा जो हीनस क्राइम का जो सॉल्व परसेंटेज है दिल्ली पुलिस का वो 95% से ऊपर है, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जो इक्का दुक्का केसेस जो ऐसे बचे हुए हैं तो उन पे हमें क्राइम ब्रांच को स्पेशली फोकस करने के लिए बोला था। तो इस टीम पे अमित ने बहुत मेहनत की है। इसकी एक और टीम को पहले लगाया गया था, वो भी कामयाब नहीं हो पाई थी। अब फाइनली जो न्यू दिल्ली रेंज की टीम है, उमेश भरतवाल एसीपी हैं, वो पुराने दिग्गज हैं स्पेशल सेल के, और इंस्पेक्टर राकेश की टीम मेहनत से इस पे काम किया। और सीसीटीवी फुटेज को इन्होंने बार बार देखा कि उसमें इतना तो ज़रूर आ रहा है, रात के अंधेरे में जो है एक लेडी और एक आदमी कुछ बैग में ले जा रहे हैं और वहाँ जाके रामलीला मैदान या जो गंदा नाला है अशोक नगर का, वहाँ पे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। लेकिन उनकी चेहरा या उस तरह की आइडेंटिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पा रही थी कि ये कौन लोग हैं। वहाँ पे पूछा गया कोई मिसिंग पर्सन है, कोई गायब हुआ है जिसकी बॉडी इन्होंने डिस्पोज की है, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। इन्होंने आसपास के पुलिस स्टेशंस की सारी मिसिंग छानी, उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स, उत्तर प्रदेश के थानों में भी इनकी टीम ने जाके काफ़ी छानबीन की। फिर जैसा हुआ, जब आप मेहनत करते हैं तो फिर लक भी आपका साथ देता है। तो फिर इनके पास ये सूचना आई कि ये जो क्या नाम है इसका, अंजन दास नाम का जो व्यक्ति है, ये काफ़ी दिन से मिसिंग है। इन्होंने फिर सारे पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छाने कि अंजन दास की मिसिंग कहीं पे लॉज्ड हो, किसी ने रिपोर्ट कराई हो, लेकिन इस बारे में भी कहीं पे किसी ने कोई मिसिंग लॉज नहीं की थी। फिर इन्होंने आगे पता किया कि अंजन दास कौन था, कहाँ रहता था, किस प्रकार का व्यक्ति था। तो अंजन दास फिर कल्याणपुरी में रहता था और एक लिफ्ट ऑपरेटर का काम करता था, और लास्ट में जो ये लेडी है पूनम के साथ वो रहता था।
फिर इन्होंने पूनम और उसके साथ जो इसका लड़का है दीपक, इनसे पूछताछ की, जिसमें काफ़ी विरोधाभास आए, साइंटिफिक इंट्रोगेशन हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग इनके वर्जन्स थे, और बाद में इन्होंने डिस्क्लोज़ किया कि कैसे कैसे इन्होंने सारे इसको अंजाम दिया है। अब जो दीपक है वो इनका असली पुत्र नहीं है, अंजन दास का फोस्टर सन कह सकते हैं। जो पूनम की जो कहानी है वो बिहार से शुरू होती है। जब ये मात्र 13-14 साल की थी तो एक सुखदेव तिवारी से इसका विवाह कर दिया गया था, और सुखदेव तिवारी इसको छोड़ के, वहाँ एक बच्ची भी होगी थी इससे, वो आ गया दिल्ली रहने के लिए, और दिल्ली में आने के बाद इसने इससे संपर्क तोड़ दिया। तो और अब आपको सीधे लिए चलते हैं भारत 24 के न्यूज रूम, जहां पर शमशेर सिंह भारत 24 परिवार के मैनेजिंग एडिटर के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं, और मेरी सहयोगी शाजिया वहां से तस्वीरें हमें दिखाएंगी। शाजिया, ओवर टू यू। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भारत 24, जहां पर एक बार फिर से एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। पूरा न्यूज रूम हमारे साथ मौजूद है। आज शमशेर सिंह कमान संभालने जा रहे हैं भारत 24 की। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत मैम, आप शुरुआत कीजिए। It is a very wonderful moment for all of us here at the Bharat 24 offices in Noida, and it's a matter of great honor and pleasure that Shri Shamsher Singh ji, former managing editor Zee Hindustan, will be joining the Bharat 24 family as the managing editor today. और मैं सच में असली सौभाग्य ये मानती हूँ शमशेर जी कि आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं जेसी टीम में। और जब जेसी टीम का जिक्र हो तो शायद शब्दों को इससे अच्छा पिरोने का काम केवल जेसी सर कर सकते हैं, जो कि सामने आज शमशेर जी का स्वागत भी करेंगे और एक बार वापस रखेंगे कि आफ्टर ऑल जहां तक भारत वहां तक भारत 24 क्यों है। ओवर टू डॉक्टर जगदीश चंद्रा। स्वागत करना मैडम। पहले स्वागत। ऐसे ही हम सब इकट्ठे एक गुलदस्ते की तरह महकते रहें। मैं गुजारिश करूंगी मनोज जग्यासी जी से, आप भी बुके दे के स्वागत करिए। और अब मेरी रिक्वेस्ट है सीनियर एडिटर सैयद उमर साहब से, वो स्वागत करें मैनेजिंग एडिटर साहब शमशेर सिंह जी का। शशिकांत जी और मीमांसा जी कृपया आगे आके हम लोग स्वागत करें। अदिति नागर, आप भी आगे आ जाइए। संदीप मिश्रा, हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़, हमारे ही परिवार के फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के एडिटर। जिनेंद्र सिंह शेखावत, यंगेस्ट एडिटर इन द कंट्री। और शमशेर जी, बाकी सब भी आपको बुके देना चाहते हैं, लेकिन इन मुस्कुराहटों को आप फूल समझ लीजिए। और अब मैं फॉर द फॉर्मल वेलकम एंड दोज वर्ड्स ऑफ मोटिवेशन जो कि हम सब हमेशा सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, आई हैंड ओवर टू डॉक्टर जगदीश चंद्रा। हमारे पुराने सहयोगी शमशेर का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जी हिंदुस्तान में पहले काम कर चुके हैं, मनोज भी पहले काम कर चुके हैं वहाँ, उमर भाई भी हमारे साथ थे, आदिति है। तो इनफैक्ट क्या है कि इट इज़ रीयूनियन ऑफ पीपल, रीयूनियन ऑफ जेसी टीम। तो आपका स्वागत है। शमशेर बहुत ही काबिल एडिटर हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके जो सोर्सेज हैं खबरों के वो अद्भुत हैं। मुझे आज एक आदमी ने मैसेज भेजा और ये कहा कि अद्भुत सोर्सेज हैं, बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं और खबर की पकड़ है और रिपोर्टर बहुत अच्छे हैं। और मेरा शुरू से मानना रहा है कि कोई सेनापति जब तक अच्छा सिपाही नहीं है वो सेनापति नहीं हो सकता।
और जहाँ तक एडिटोरियल पॉलिसी का सवाल है, जानते हैं हम लोगों के जीवन में खबर ही जीवन है। हम किसी के साथ नहीं हैं, खबरों के साथ हैं, जनता के साथ हैं, लोगों के साथ हैं जो है। और इसी थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए हम आगे काम करेंगे। शमशेर जी से पहले अजय कुमार जी थे, उनका बहुत योगदान रहा यहाँ पे। मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। ये बहुत अच्छे एडिटर, अच्छे संपादक। बाकी देखो, जाना आना तो क्या है कि जन्मपत्री और भाग्य का होता है, कितने दिन कहाँ काम करना है। वो आज भी हमारे बहुत करीब हैं, हमारे सलाहकार हैं, हमारे फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड हैं। और मैं आशा करता हूँ कि हम सब उनको भी पूरा सम्मान देते हुए आगे एक साथ काम करेंगे। और एक बार फिर से शमशेर जी का हार्दिक स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। एंड इसके बाद मैं गुजारिश करूंगी शमशेर सिंह जी से कि कुछ शब्द आप भी जगदीश चंद्रा के लिए और आपकी भारत 24 की नई टीम के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जेसी सर का। जगदीश चंद्रा बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, मैं सोचता हूँ उतना समय बचा लूँ। तो और ये वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हार नहीं मानी कभी, ना कभी हारे हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जहाँ हाथ डालते हैं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, वो हमेशा सफल रहा है, कभी हारे नहीं हैं। थैंक यू। मेरा पहला एज एन एडिटर असाइनमेंट इन्हीं के साथ था। एक एडिटर के तौर पे मैंने सीखना, काम करना, जो भी चीज़ें शुरू की वो 4 साल पहले इनके साथ शुरू किया था, 5 साल पहले 2017 में। और उसके बाद से इनकी ट्रेनिंग कहें, शुभकामनाएं कहें, आशीर्वाद कहें, मेरी मेहनत कहें, सारी चीज़ों को जोड़ दीजिए, मैं भी कभी नहीं हारा। जिस चैनल में गया वो चैनल ऊपर गया। जब ये अभी मैं अदिति को कह रहा था कि एक दिन मैंने तुम्हें फ़ोन किया था तुम्हारी किसी खबर को देख के, मैं इस चैनल को वॉच कर रहा था, हालांकि इसने फ़ोन नहीं उठाया था मेरा। और जब से ये चर्चा हुई, मेरी सर से बात हुई कि मुझे आना है, तो मैंने बहुत माइन्यूटली वॉच किया चैनल को। एक ही बात कहूँगा कि आइदर यस होता है, जिस सिस्टम में ये काम करते हैं जो इनकी सोच है और मेरी भी वही सोच है, या नो होता है। फेंस सीटर नहीं होते हैं, बीच बीच वाले नहीं होते हैं। या तो कूद जाओ या रह जाओ, ये नहीं कि बाउंड्री पे खड़े होकर कूदूं या ना कूदूं वाला सिस्टम नहीं है। इस चैनल में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर हम सब मिल के करेंगे तो आप सिर्फ अपना 6 महीने दे दो मुझे, 6 मंथ ओनली। आप मेरी लाइन को लिख लो, इसको ना अभिमान समझना आप लोग, ना घमंड समझना, ये कॉन्फिडेंस समझना। और ये टीम जो मैं देख रहा हूँ, 90% लोगों के साथ काम कर चुका हूँ, चाहे सेल्स से हो, एडमिन से हो, HR से हो, बाकी लोग हों। ये शानदार टीम है, जैसे भी बनी हो, मैं तो उसका हिस्सा बाद में बना। बट इतना कहूँगा कि मुझे दिख रहा है कि हमें कहाँ जाना है। मेरा कामकाज का तरीका जिसने काम किया पता होगा, बाकी छोटी इंडस्ट्री है, सबको पता होगा। हम मिल के काम करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिम्मेदारी भी तुम्हारी, हिस्सेदारी भी तुम्हारी। वो 6 महीने वाली बात क्या हुआ? वही उसी पे आ रहा हूं मैं। मीन्स कि आप ओनरशिप लीजिए। मेरे वर्क का स्टाइल ये है, मैं ओपन मीटिंग करता हूं, मैं केबिन में बैठने वाला एडिटर नहीं हूं। मेरा ड्रीम है कि इंडस्ट्री से मैं केबिन कल्चर को ख़त्म कर दूं। ये सपना है मेरा। जिसने मेरे साथ रिपब्लिक भारत में काम किया उनको पता होगा कि एज एन एडिटर मैं न्यूज़ रूम में बैठता था, एक भोंपू लेके बैठता था, देखा होगा कई लोगों ने। और भोंपू से मैं चिल्लाता था, वीडियो कट करो, खबर ब्रेक करो, न्यूज़ रूम में बैठ के। हिंदुस्तान में मैं जब था अपने केबिन में बस कुछ मेल्स करने जाता था, वहाँ वो भोंपू था मेरे पास, वहाँ भी मैं चिल्ला लेता था। वो तरीका है मेरा काम करने का कि हर आदमी अपना 100% दें। अगर हमें जीतना है
तो 100% देना होगा। 3 चीज़ों को मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूं, जो बर्दाश्त नहीं करता हूं। पॉलिटिक्स नहीं करें आप लोग, ग्रुपिज्म ना करें, गॉसिप ना करें। ये नहीं कि 4 लोग जाके चाय पी रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। काम करिए, घर जाइए। जेसी सर इतने अप्रोचेबल हैं कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। अगर एडिटर भी चाहेगा तो अन्याय नहीं हो सकता। ये इतने अप्रोचेबल है, ये आप लोगों का नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये आप लोगों का स्वभाव है। और मेरा भी वही है कि मुझे कोई आके कहे उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, मैं